बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ पाकिस्तान के हालात व वाक़यात। जनरल फैज़ को गिरफ्तार तो कर लिया, गिरफ्तार करके उनको नज़रबंद भी किया हुआ और उनका किसी से राब्ता भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और उनकी तहकीकात उनके खिलाफ क्या हैं, क्या चल रही हैं, उसके बारे में ऑफिशियली भी कुछ नहीं बताया जा रहा। हाँ, अलबत्ता जितने भी माउथ पीस हैं उनके ज़रिए बहुत सारी खबरें आ रही हैं। एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है और उस बयानिए में कितनी हकीकत है, कितनी नहीं, ये तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि हालात कंट्रोल में नहीं है, सूरत हाल कंट्रोल में नहीं है और हर आने वाला दिन जो है वो परेशानी लेकर आ रहा है। और परेशानी किसके लिए? जाली हुक्मरानों के लिए और ताकतवर लोगों के लिए। ना ही ताकत के ईवानों में कोई अच्छी खबरें हैं, अच्छा माहौल है, और ना ही इक़्तिदार की राहदारियों में कुछ सुकून है। बेसुकूनी बहुत है। और अब बड़े बड़े नामवर लोग जो हैं उनको कहा गया है, टास्क दिया गया है कि अब ज़रा माहौल बनाएं। और वो माहौल ऐसा बना रहे हैं कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक जनरल फैज़ गिरफ्तार नहीं थे उस वक्त तक हर तरफ कोई बात नहीं हो रही थी, खामोशी थी और कभी ऐसी खबरें नहीं मिलने आ रही थी। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं वो खबरें बड़ी दिलचस्प हैं। और वो खबरें ये हैं कि ख़ास तौर पे वो लोग जो कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब तस्वुर किए जाते हैं, वो वजीर, वो मुशीर, वो पार्लियामेंटेरियंस, वो इस वक्त मैदान में हैं। और इरफान सिद्दीकी साहब, उस्ताद मोहतरम, उन्होंने एक क्लेम किया है। और ये क्लेम अगर वो जनरल फैज़ की गिरफ्तारी से पहले करते तो मेरा ख्याल है उसमें बहुत ज़्यादा वजन होता। लेकिन उन्होंने ये क्लेम किया है जनरल फैज़ की गिरफ्तारी के बाद। और जब वो गिरफ्तार हो गए तो अब वो कहते हैं कि हो सकता है ये बात सही हो और हो सकता है ये बात गलत हो। लेकिन अगर वो गिरफ्तारी से पहले बात करते तो मेरा ख्याल है ज़्यादा मौजू था और ज़्यादा उसमें वजन गर्दाना जाता। क्योंकि सिचुएशन ये है इस वक्त कि इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि जनरल फैज़ जो हैं वो आर्मी चीफ बनना चाहते थे और वो नवाज शरीफ साहब को फ़ोन करते थे और वो सिफारिशें करवाते थे और वो रोते भी थे और पीटते भी थे, एड़ियाँ भी रगड़ते थे। और वो कहते थे कि बस मुझे आप आर्मी चीफ बना दें तो मैं अपने हाथों से इमरान खान को फिक्स करूंगा और ये काम मुझ पे छोड़ दीजिएगा। और ये मामला यूं है। लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब ये बात भूल गए कि ये सारी बात जो बता रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आर्मी चीफ की तकर्री में नून लीग जो है और वो मैनूवर कर रही थी और मैनूवरिंग हो रही थी और वो ये सब कुछ दानिस्ता नादानिस्ता ये कर रही थी। और उसमें आर्मी चीफ की दौड़ में कौन कौन शामिल था ये तो खैर बात की बात है। लेकिन एक वो जनरल फैज़ हमीद के बुग़्ज़ में या जनरल फैज़ हमीद की दुश्मनी में वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसी ऐसी बातों को मंज़े आम पे ला रहे हैं कि जिसके बाद लगता ये है कि हमारा एक डिसिप्लिन फोर्स जो है उस डिसिप्लिन फोर्स को कितना मिलाइन कर दिया गया था इस तकर्री से पहले। और जाहिर है जब ये तो एक तरफ की स्टोरी है। अगर ये सारी बात दुरुस्त मान ली जाए तो एक तरफ की स्टोरी है कि जनरल फैज़ जो हैं वो नवाज शरीफ साहब से कर रहे थे बातचीत। इसका मतलब ये हुआ कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट जो है वो लंदन से हो रही थी और मुस्लिम लीग नवाज जो है वो किसी ना किसी तरीके से उनके साथ राब्ते में थी और ये सारा कुछ मैनूवर किया जा रहा था। तो यह खुद एक बहुत खौफनाक और ख़तरनाक खबर है जो कि दी जा रही है कि जनाब ऐसा हो रहा था। दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो मैदान में हैं और वो मुसलसल एक गुफ्तगू कर रहे हैं। और अब 9 मई का मास्टरमाइंड जो है, 9 मई का मास्टरमाइंड अब करार दिया जा रहा है जनरल फैज़ को। इससे पहले 9 मई का मास्टरमाइंड करार दिया गया था इमरान खान साहब को। और इमरान खान साहब के खिलाफ अभी तक, इमरान खान साहब के खिलाफ क्या, किसी के खिलाफ भी कोई भी सबूत अभी तक किसी भी अदालत में पेश नहीं किया जा सका। और अदालतें जो हैं, खा वो इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतें हैं यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट्स हैं, वो 9 मई के सियासी कैदियों की जमानतें ले रही हैं और जमानतों पर रिहा किया जा रहा है। यहाँ तक कि सनम जावेद जो हैं वो तकरीबन 15 महीने और उसके साथ आलिया हमजा 15 महीनों की कैद के बाद, आयशा भुट्टा कोई उससे कम थोड़ा सा, ये खवातीन जो हैं ये रिहा होकर आई हैं और अभी तक ये पेशियां भुगत रही हैं। लेकिन इनके खिलाफ अभी तक कोई चालान पेश नहीं किया गया। और डॉक्टर यास्मीन राशिद अभी अंदर हैं और मियां महमूद रशीद हैं, सेनेटर रियाज चौधरी साहब हैं, उमर सरफराज चीमा हैं साबिक गवर्नर, बहुत सारे लोग, और बुशरा बीबी। अब बुशरा बीबी पे भी कोई मेरा ख्याल है कि 15-16 केस 9 मई के डाले हुए हैं।
تو یہ شاید اس سے بھی زیادہ ہوں. فواد چودھری پہ 9 مئی ہے اور اسد عمر صاحب پہ 9 مئی ہے, شیخ رشید صاحب پہ 9 مئی, یعنی کہ کوئی بھی بندہ نہیں چھوڑا پاکستان تحریک انصاف کا جس پہ 9 مئی کا مقدمہ نہ ہو. اور یہاں تک کہ ڈاکٹر معید پہ, میرے پہ اور اکبر جو ہیں ان پہ بھی جو بیرون ملک ہیں, اور وجاہت سعید خان ہیں اور ہمارے بہت سارے دیگر جو ہیں ان پہ بھی بہت زیادہ ہمارے صہبائی صاحب ہیں, شاہین صہبائی صاحب ہیں, یعنی کہ ہر کسی پہ 9 مئی 9 مئی اور 9 مئی یہ مقدمات ڈالے ہوئے ہیں. اور عمران خان صاحب کو کچھ عرصہ پہلے تک کہا گیا کہ بہت سب کچھ مل گیا جی, ان کا ترا نکالا گیا اور ملا کچھ بھی نہیں, کھودا پہاڑ نکلا چوہا. تو ابھی تک اب تک کی صورتحال ہے. اسی لیے سپریم کورٹ میں مقدمات گئے, ضمانتوں پر رہائی ملی, ہائی کورٹ سے ضمانتوں پر رہائی ملی, ڈسٹرکٹ کورٹ سے ضمانتوں پر رہائی ملی اور یہ مل رہی ہے. لیکن اب جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے اب یہ ہے کہ جنرل فیض جو ہیں وہ ماسٹر مائنڈ تھے اور جنرل فیض ہی ان کو کر رہے تھے. یہ ٹارگٹ سیٹ بھی انہوں نے کیا تھا. اور یہ خواجہ آصف صاحب کا, وزیر دفاع کا تازہ ترین جو ہے انٹرویو, اس انٹرویو میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے 9 مئی کا کر رہا تھا اور وہ اس کو بغاوت کہہ رہے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کور کمانڈر لاہور تو فی الفور تبدیل کر دیے گئے تھے اور ان کو تو گھر بھیج دیا گیا تھا, اور اس کے بعد کور کمانڈر منگلا بھی, تو 15 مہینے ہو گئے ہیں. اگر ایسا ہے تو بالکل اس کے خلاف کام ہونا چاہیے. اور 15 مہینوں میں تو بہت کچھ ہو جاتا ہے. 15-16 مہینوں میں تو کیا وجہ ہے کہ 15-16 مہینے ہو گئے ہیں ابھی تک اس جو 9 مئی کا قضیہ ہے وہ ختم نہیں ہو پا رہا, اور 9 مئی کا قضیہ 16ویں مہینے میں داخل ہو چکا ہے اور یہ اونٹ کسی کروٹ بھی نہیں بیٹھ رہا. تو اس کی ناکامی کس کے پاس ہے؟ کیونکہ چودھری اعتزاز احسن اور سردار لطیف خان کھوسہ صاحب اور دیگر جو ہیں وہ تقریباً 20 سوال فریم کر چکے ہیں کہ ان 20 سوالوں کا جواب ہمیں چاہیے. اگر 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ جنرل فیض تھے تو کیا جنرل فیض ایک ریٹائرڈ آدمی کیا اتنا ہی وہ سپر مین تھا کہ جناب اس دن محسن نقوی صاحب یعنی کہ نگراں حکومت پنجاب کی, کیا وہ بھی ان کے کنٹرول میں تھی؟ کیا پنجاب کی وزارت داخلہ ان کے کنٹرول میں تھی؟ کیا آئی ٹی پنجاب ان کے کنٹرول میں تھے؟ کیا جو ملٹری انٹیلیجنس ان کے کنٹرول میں تھی؟ کیا آئی ایس آئی ان کے کنٹرول میں تھی؟ اور کیا وہاں کی جو ملٹری پولیس ہے کیا وہ ان کے کنٹرول میں تھی؟ کیا رینجرز ان کے کنٹرول میں تھی؟ کیونکہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ ان کو اس دن جو ہوتا رہا سارا دن, خواہ وہ پشاور میں ہوا, ریڈیو پاکستان میں, کیا اسی طریقے سے جو پشاور کی جو ملٹری پولیس ہے اور سارے, کیا وہ بھی انہی کے کنٹرول میں تھے؟ تو کون تھا وہ جو ان سب کو کنٹرول کر رہا تھا اور اس سارا کچھ جو ہو رہا تھا اور پھر کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا؟ تو کیونکہ چودھری اعتزاز احسن صاحب نے اور سردار لطیف خان کھوسہ صاحب نے بھی, اور ایون علیمہ خان صاحبہ نے اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے, عالیہ حمزہ نے, وہ جو مقدمات درج ہو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم پیدل چلیں. علیمہ خان صاحبہ نے بہت اچھی بات کی تھی کہ انویسٹیگیشن افسر جو ہے جو چلان سبمٹ نہیں کروا رہا عدالت میں, وہ ہمارے ساتھ آئیں, نکلیں, پیدل ڈیمو کرتے ہیں کہ 9 مئی کو ہم نے پہلے پیدل چل کے گئے یا گاڑیوں پہ چل کے گئے, پہلے ایک عمارت کو آگ لگائی, پھر دوسرے کو لگائی, پھر تیسرے کو لگائی, پھر چوتھے کو لگائی, اور یہ ساری عمارتیں جو ہیں ہم نے جائیں, اور 2-2 3-3 منٹ کے اندر ہم وہاں کیسے پہنچے؟ ہمارے پاس کیا کوئی اڑن تشتری تھی یا ہمارے پاس کوئی چھلاوا تھے؟ ہم انسان تھے, ہم کیسے اڑ کے ان جگہوں پہ پہنچتے گئے؟ اور پھر عالیہ حمزہ جو ہیں اور صنم جاوید ہیں وہ کیسے میاں والی بھی پہنچ گئیں, گجرانوالہ بھی پہنچ گئیں, سرگودا میں بھی پہنچ گئیں, اور ہر جگہ پہنچ گئیں اور وہاں پہ مقدمات ہوئے. تو اس لیے میں پھر اگین وہی بات کہوں گا کہ یہ ساری باتیں کرنے کے بجائے بہتر ہوگا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر آئیں اور وہ آ کے بتائیں کہ جناب یہ سب کچھ ہے. اب کیا ہوا؟ اب اصل ایشو یہ ہے کہ یہ سب کہتے ہیں جی کچھ نہ کچھ تو ہے جس کی وجہ سے یہ بڑی تیزی آ گئی ہے, اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تیزی آنے کی وجہ جو ہے وہ صرف اور صرف بنگلہ دیش ہے اور بنگلہ دیش کے حالات ہیں. کیونکہ بنگلہ دیش کے عوام نے, بنگلہ دیش کے طلبہ نے, بنگلہ دیش کے طالبات نے, بنگلہ دیش کے شہریوں نے, انہوں نے وہ کام کر دکھایا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. اور جب تمام طرف سکون تھا اور جب راوی چین لکھ رہا تھا اور راوی یہ بتا رہا تھا کہ ہر چیز کنٹرول میں ہے, آرمی چیف کنٹرول میں ہے,
चीफ जस्टिस कंट्रोल में है, तमाम जजेस कंट्रोल में है, पुलिस हमारी है और सिस्टम हमारा है, ब्यूरोक्रेसी हमारी है, इसलिए इंटेलिजेंस चीफ हमारा है, इसलिए आप बेफिक्र होकर सोएं हसीना वाजिद साहिबा, आपको कोई खतरा नहीं है क्योंकि हम मौजूद हैं और हर तरह की जो बगावत है, हर तरह की जो है हर तरह की आवाज़ जो है हम उसको दबा चुके हैं और जो भी बोलेगा हम उसको फिर दबा देंगे, इसलिए आप बेफिक्र होकर सोएं, आपकी तरफ कोई गर्म हवा भी नहीं आ सकती। लेकिन हुआ यही ये कि सिर्फ 4 हफ्ते लगे और 4 हफ्ते के बाद छठे हफ्ते जो है वो काम हो गया और कोई भी काम ना आ सका, इंटेलिजेंस चीफ काम नहीं आ सका, वो जेल में है और बाकी जो है आर्मी चीफ काम नहीं आ सके और उन्होंने भी कहा कि अल्लाह हाफिज जी, आप लिखें इस्तीफ़ा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ से जिंदा सलामत बाहर भिजवा सकता हूँ, आप जाएं यहाँ से। और वो बात भी गलत साबित हो गई कि इनको ज़बरदस्ती, उन्होंने कहा ज़बरदस्ती नहीं जनाब, ये खुद अपनी विल से गई हैं और वापस आएँ और वापस आके अपने मुकदमात का सामना करें और हम भी चाहेंगे कि वापस आएँ। तो चीफ जस्टिस साहब भी गए और जो कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट कर रहे थे, उनका इस्तीफ़ा भी और फिर उनके साथ 5 जजेस थे, उनका इस्तीफ़ा भी। तो ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं, सारे का सारा ऐसे लग रहा है कि एक स्क्रिप्ट जो है, स्क्रिप्टेड सा काम कि इत्तफाकन हुस्न इत्तफाक है कि वो सारा कुछ पाकिस्तान में वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स, वो तमाम के तमाम जो है सूरत हाल वो पाकिस्तान जैसी है और बांग्लादेश में भी पाकिस्तान जैसी सूरत हाल है, पाकिस्तान में बांग्लादेश जैसी सूरत हाल है, वो तमाम सब कुछ वही कुछ हो रहा है। वहाँ 15 साल का तवील इक़्तिदार था और यहाँ पे 28 साल की लूली लंगड़ी हुकूमतें हैं, PDM 1 फिर PDM की एक्सटेंशन काकड़ सरकार और फिर वापस PDM 2 की दोबारा सरकार, तो ये सब कुछ हो रहा है। तो इस तरह से बयानियाँ बिल्कुल नहीं बनेगा, पॉलिटिकल बयानियाँ बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि जो कुछ हमें नज़र आ रहा है इस तरह से काम नहीं चलते और ये जितनी बातें, जितने राज फाश किए जाएंगे या जितनी भी स्टोरीज बताई जाएंगी तो हर कहानी का दूसरा और तीसरा पहलू जो है वो फिर सामने आएगा, काउंटर नैरेटिव सामने आएगा और काउंटर नैरेटिव में बहुत सारी चीज़ें पकड़ी जाती हैं क्योंकि अगर स्क्रिप्ट कमज़ोर हो तो फिर काउंटर नैरेटिव में वो स्क्रिप्ट ठहरता नहीं है, लिहाजा बहुत एहतियात करनी चाहिए और हमने अपने इदारों को और मजबूत तरीन इदारों को, तगड़े तरीन इदारों को, और जिस पे कभी पाकिस्तान के अवाम रश्क करते थे और दुनिया उनसे डरती थी और अब जो है हमसाए उनसे कांपते थे, अब वो सूरत हाल नहीं है क्योंकि अब हम खुद ही एक दूसरे को जलील कर रहे हैं और अपने ज़ाती इंतकाम, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और ज़ाती स्कोर जो बराबर कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों ने इदारों को तबाह कर दिया है और जब इदारे तबाह होते हैं तो अल्लाह माफ़ करे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए बेहतर यही है कि होश के नाखुन लिए जाएं और ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और ज़ाती इंतकाम और ज़ाती हिसाब फिर किसी वक्त के लिए रखा जाए। फिलहाल पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकालें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।